अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन सेशन 2023 में आपको खुशामदीद कहा जाता है। तो हमने मैकेनिक्स का पोर्शन हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो मैकेनिक्स के पोर्शन को ही आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम चैप्टर को पढ़ेंगे फ्रिक्शन। फ्रिक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है, जिसमें पास पेपर अगर आप उठा के देखें तो पास पेपर में से फ्रिक्शन में से पास पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं और इंटरव्यू में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आखिर में पूछा है कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन तक का हमने सियान की बुक से पढ़ना है या नहीं पढ़ना। तो देखिए, सियान की जो बुक है ना, वो बेसिकली एमडी कैट और ई कैट के लिए उन्होंने डिजाइन की हुई है और उसकी सिलेबस के अकॉर्डिंग उन्होंने बनाई है। तो उसमें 14 या 16 चैप्टर है बस। तो उसमें मैंने देखा था कि फोर्स एंड मोशन वाला चैप्टर उसके अंदर है या नहीं। तो उसके अंदर वो चैप्टर सेपरेट नहीं है, क्योंकि जो फोर्स एंड मोशन वाला जो टॉपिक है ना, वो पाकिस्तान की जो बुक्स हैं वो काइनेमेटिक्स या आप उसको दूसरे वर्ड में कह लें मोशन इन क्वांटिटी, उसके अंदर आ जाता है। उसके अंदर वो न्यूटन के लॉज आपको सारा पढ़ा देते हैं। लेकिन एनालिस फिजिक्स ने एक सेपरेट चैप्टर दिया होगा, तो इसलिए काइनेमेटिक्स यानी कि मोशन इन क्वांटिटी वो चैप्टर हमने पढ़ लिया था, तो वो उसके अंदर ही कवर अप हो गया। ठीक है, आज हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शन के बारे में। आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत सारी आपकी जो गलत कंसेप्ट बने हुए हैं रिगार्डिंग फ्रिक्शन, वो आपके खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। सबसे पहले कोई स्लाइड और ट्राई टू स्लाइड अ बॉडी ओवर अ सरफेस। द मोशन इज resisted by a bonding between the body and the surface. This resistance is represented by a single force and is called the frictional force. The force of friction is parallel to the surface and opposite to the direction of the motion. कि जब ये दो बॉडीज आपस में टच में आती हैं, ये बात याद रखनी है कि ये कॉन्टैक्ट फोर्स की टाइप है फ्रिक्शन। जब दो बॉडीज कॉन्टैक्ट में आती हैं, 100% आपस में कॉन्टैक्ट में आती हैं, तब जाके फ्रिक्शन की जो फोर्स है वो अराइज होगी। तो फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन है वो हमेशा ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन होगी। अगर आप राइट साइड पे मूव करना चाहती हैं तो इसकी डायरेक्शन वो मतलब लेफ्ट साइड पर होगी। अगर आप लेफ्ट साइड पर मूव करना चाहते हो तो इसकी डायरेक्शन राइट साइड पे होगी। तो ये इसकी डायरेक्शन है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ फ्रिक्शन। पहला स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन द अपोजिंग फोर्स that comes into play when one body tends to move over the surface of the another। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। लफ्ज लिखा हुआ है टेंड्स टू मूव। आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है? ठीक है। देखिए, ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना टेंड्स टू मूव, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब है रेस्ट पे। यहाँ पे बॉडी मूव नहीं करती, बल्कि मूव करने की उसके अंदर टेंडेंसी होती है। तो ये मोशन की जो टेंडेंसी होती है उसको खत्म करती है स्टैटिक फ्रिक्शन। क्योंकि अगर बॉडी मूव कर जाए तो फिर स्टैटिक फ्रिक्शन ही होगी। जैसे ये ब्लॉक आपको दिखाया हुआ है, तो आप इस पर फोर्स लगा रहे हैं। शुरू में आपने फोर्स लगाई 5 न्यूटन, तो बदले में जो सरफेस पड़ी हुई है उसने अपोजिट डायरेक्शन में -5 न्यूटन फोर्स लगा दी। रिजल्टेंट 0 आ गया और ये ब्लॉक मूव नहीं किया। आपने अपनी फोर्स को बढ़ा दिया, 10 न्यूटन कर दिया, तो फ्रिक्शन फोर्स -10 होगी और एज अ रिजल्टेंट 0 आ गया। अगेन ये ब्लॉक मूव नहीं किया। तो जाहिर है कि एक लिमिट होती है हर चीज की। तो आप फोर्स बढ़ा रहे हैं और एक वक्त आएगा कि जब स्टैटिक फ्रिक्शन की जो लिमिट है, मैक्सिमम जो लिमिट है वो अचीव हो जाएगी। उसकी जो कैपेसिटी है वो वहां तक पहुंच जाएगी। उसके बाद अगर आप फोर्स बढ़ाती हैं तो फिर जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो मजीद नहीं बढ़ेगी, बल्कि अपनी मैक्सिमम वैल्यू के पहुंच कर वहां पर रुक जाएगी। तो वहां पर फिर जब आप फोर्स बढ़ाते हैं तो फिर बॉडी क्या करती है, फिर बॉडी जाकर मूव करती है। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो क्या करती है, इट इज अपोजिंग फोर्स that comes into play when the body tends to move over the surface of another body, but the actual motion
हैज नॉट येट स्टार्टेड, मोशन स्टार्ट नहीं हुई बल्कि स्टार्ट होने वाली है। तो जो मोशन स्टार्ट होने वाली है ना, उसकी टेंडेंसी को ये रोकती है स्टैटिक फ्रिक्शन। भाई मुल्ला सबर करे, सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। फिर नेक्स्ट है, इफ अप्लाइड फोर्स इज P and the body remains at rest and static friction is equal to F is equal to P। ये सलीम क्या रिपीट करूं? देखिए सलीम, स्टैटिक फ्रिक्शन नाम से जाहिर है कि स्टैटिक मतलब रेस्ट है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन तब तक एक्टिव रहेगी जब तक बॉडी मूव नहीं करती। आप फोर्स अप्लाई कर रही हैं, कर रही हैं, कर रही हैं, लेकिन बॉडी मूव नहीं कर रही, क्योंकि जो आप फोर्स अप्लाई करती हैं उसको काउंटर कर देती है फ्रिक्शनल की फोर्स, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन उसको काउंटर कर देती है। तो जब वो काउंटर करती है फिर आपकी फोर्स को वो नलीफाई कर देती है और बॉडी मूव नहीं करती। तो ये फोर्स तब तक रहती है जब तक बॉडी टेंस टू मूव करती है, यानी कि मूव करना उसके अंदर वो मतलब है एक टेंडेंसी आती है मूव करने की। अभी उसने मूव नहीं किया, मींस बॉडी इनर्शिया। ये जो रेजिस्टेंस फोर्स है ना, फ्रिक्शन की फोर्स है, ये जो प्रोड्यूस हो रही है ये सरफेस की फोर्स है। वो आपकी बात ठीक है कि बॉडी रेस्ट पे है तो वो उसका अपना इनर्शिया मौजूद है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, वो भी अपोज करेगा। लेकिन जो फ्रिक्शन है ना, ये इनर्शिया की वजह से नहीं आ रही। इसलिए ये जो सरफेस जिसके ऊपर पड़ी हुई है ना, वैसे तो आप जो सरफेस आपको प्लेन नजर आती है, इन रियलिटी वो प्लेन नहीं होती, उसके ऊपर भी खुरदरापन होता है वो। तो यानी कि ये हर जगह पर होते हैं। जी नताशा, ये न्यू चैप्टर है, मैकेनिक्स का नेक्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया है। तो इस वजह से ये जो सरफेस के ऊपर जो खुरदरापन होता है ना, वो उसकी वजह से जो फ्रिक्शन है वो प्रोड्यूस होती है। तो ये सरफेस की प्रॉपर्टी होती है, ये वो इनर्शिया की वजह से नहीं होता, बॉडी के रफनेस की वजह से। बिल्कुल ठीक है, जो भी बॉडी की रफनेस होती है उसकी वजह से फ्रिक्शन की फोर्स अराइज होती है, क्योंकि ये जो ब्लॉक पड़ा हुआ है इसके अंदर इसमें भी रफनेस मौजूद है, और जिस सरफेस पे पड़ा हुआ है इसके अंदर भी रफनेस मौजूद है। तो दोनों रफनेस एक दूसरे को जकड़ लेती हैं तो वो फिर बॉडी मूव नहीं करती। जी माइता, क्या रिपीट करूं? बॉडी की जी माजरा बताएं, क्या रिपीट करो, कौन सा पॉइंट है? क्या समझने ये मैं पूछ रहा हूँ, वॉइस कर दें या फिर बता दें कौन सा पॉइंट आपको समझ में नहीं आया। स्टैटिक फ्रिक्शन जो होती है ये तब तक वो मौजूद होती है जब तक बॉडी मूव नहीं करती। जब बॉडी रेस्ट पे होती है तो उस वक्त स्टैटिक फ्रिक्शन एक्टिव होती है। तो यही मैं बातें बताई हैं कि अभी बॉडी ने मूव करना है, आप मूव करवाना चाहती हैं, वो जो चाहत है ना मूव करवाने की उसको ये रोकती है। अब क्लियर है? मूव करवाने की चाहत को, मूव करवाने की ख्वाहिश को कौन अपोज करता है, कौन रोकता है? स्टैटिक फ्रिक्शन। या स्टैटिक फ्रिक्शन में बॉडी मूव नहीं करती, क्योंकि जब मूव करेगी स्टैटिक फ्रिक्शन खत्म हो जाएगी। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन नाम से आपको पता होना चाहिए ये तब तक एक्टिव रहेगी जब तक बॉडी रेस्ट पे रहेगी। तब तो बॉडी की अपनी भी अपोजिंग फोर्स होती है। जी, आप जो इनर्शिया वो भी उसके पास मौजूद होता है, और जो बॉडी की जो जो मतलब जिस सरफेस पे पड़ा होता है उसकी भी फ्रिक्शन होती है। तो अभी हम इनर्शिया का नहीं पढ़ रहे, वो बात आपकी दिला ठीक है कि जो बॉडी का अपना जो इनर्शिया है वो भी उसको अपोज करता है, वो भी नहीं चाहता कि मैंने मूव करना। लेकिन अभी हम फ्रिक्शन वाला पढ़ रहे हैं, क्योंकि फ्रिक्शन जो फोर्स है ये सरफेस की फोर्स होती है, और ये तब डेवलप होती है जब दो सरफेस आपस में कॉन्टैक्ट में आती हैं। क्योंकि जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है ये कॉन्टैक्ट फोर्स की टाइप होती है। जब दो बॉडीज आपस में टच होती हैं, 100% आपस में वो टच होती हैं, तो तब ये एक्टिव हो जाती है। जैसे आप अपने हाथों के दोनों हाथ हैं, जब आप इन दोनों हाथों को मिलाएं
तब वो फिर आप उसको मूव करवाना चाहें तो फिर आपको रेजिस्टेंस वो मुहैया होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम फ्रिक्शन का नाम देते हैं। तो ये सरफेस की प्रॉपर्टी होती है, सरफेस की फोर्स होती है। अगर बॉडी मूव ना भी करे ओवर अनदर बॉडी तो भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन टू बॉडी एग्जिस्ट करती हैं, तो फ्रिक्शन क्यों जीरो होता है? कई आपके सवाल की समझ नहीं आई। सर जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है ना फ्रिक्शन का, वो ये होता है कि फ्रिक्शन। वाटर फिजिक्स क्या बता रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही। देखिए, पहली तो बात ये है कि अभी जो हम पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। हम एटॉमिक लेवल पे नहीं गए, यानी कि मॉडर्न फिजिक्स वाला कंसेप्ट हमने वो यूज नहीं किया, ठीक है। तो हम क्लासिकल मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी हम चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। इनर्शिया भी प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी है। चीज है ना, जो इनर्शिया वो बॉडी की प्रॉपर्टी होती है। ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है जो मैथ से रिलेट करती है। सर प्लीज, रेस्ट ऑफ इनर्शिया देखिए, स्लीप में इनर्शिया जो होती है, तीन तरह के इनर्शिया होती हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो जब तक बॉडी रेस्ट पे होती है तो उसके पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट आता है, जब बॉडी मूव कर रही होती है तो उसके पास इनर्शिया ऑफ मोशन आ जाता है। और जब अगर बॉडी ने डायरेक्शन चेंज करनी है तो फिर जो फोर्स आप अप्लाई करते हैं, तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन वो क्या करता है, वो अपोज करता है कि आपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करना। तो ये तीन तरह के इनर्शिया होते हैं। तो ड्यूरिंग फ्रिक्शन इनर्शिया होती है, जाहिर है कि जब बॉडी रेस्ट पे होती है तो मैं उसके पास इनर्शिया मौजूद होता है। रेस्ट में होगी तो तब उसके पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट होगा। अगर बॉडी मूव कर रही है तो उसके पास इनर्शिया ऑफ मोशन आ जाएगा। लेकिन अभी हम यहाँ पर इनर्शिया वाली चीज नहीं पढ़ रहे। बार बार आपको बता रहा हूँ, हम सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन को पढ़ रहे हैं, इनर्शिया को हम डिस्कस नहीं कर रहे। दूसरा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टैटिक फ्रिक्शन। भाई मुल्ला, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अभी हम क्लासिकल मैकेनिक्स पे हैं, अभी हम मॉडर्न फिजिक्स की तरफ नहीं गए। तो अभी हमने डिजायर है कि आपने इसी चीज को लेकर पर चलना है, आप क्लासिकल मैकेनिक्स को लेकर चलना है। एटॉमिक लेवल पे अभी हम नहीं गए, अभी आप क्लासिकल मैकेनिक्स पे रहे। स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टैटिक फ्रिक्शन कोई कांस्टेंट फोर्स नहीं होती, ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होती है। मतलब है जितनी फोर्स आपने दी, बदले में उतनी फोर्स आपको मिल जाएगी। कि फॉर एग्जाम्पल ये ब्लॉक है ना, लेट्स सपोज इसके जो इस केस में जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है, उसको फॉर एग्जांपल आप कह लें 20 न्यूटन है। यानी कि आप कह लें कि ये जो सरफेस है ना, ये 20 न्यूटन की जो फोर्स है, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स, वो ऑफर कर सकती है। तो जब आपने 5 न्यूटन की फोर्स लगाई, हालांकि सरफेस के पास 20 न्यूटन की कैपेसिटी है अपनी फ्रिक्शनल फोर्स देने की, लेकिन जब आप 5 न्यूटन फोर्स देती हैं तो ये बदले में आपको 20 न्यूटन फोर्स नहीं देती, बल्कि बदले में आपको 5 न्यूटन फोर्स देती है। अगर आप 7 न्यूटन फोर्स करते हैं तो बदले में आपको 7 न्यूटन देगी। 10 न्यूटन करते हैं तो बदले में आपको 10 न्यूटन मिलेगा। 15 न्यूटन करते हैं तो बदले में आपको 15 न्यूटन मिलेगा। तो यानी कि जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ा रही हैं, तो ये भी अपने आप को एडजस्ट करके आपको काउंटर कर रही है। तो ये यानी कि ये कांस्टेंट फोर्स तो ये नहीं होती, ये वेरिएबल फोर्स होती है, because it changes itself in accordance with the applied force and is always equal to the net external force। यहाँ तक क्लियर है सबको?
दूसरा आता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो अभी मैं आपको पहले जो वर्ड यूज किया था वो अब यहाँ पर आया है। अब देखिए नाम का मतलब है लिमिटिंग फ्रिक्शन, लेकिन इसका मतलब है मैक्सिमम फ्रिक्शन। ये वो कह रहे हैं कि if the applied force is increased, the force of static friction also increase, जैसे अभी मैंने बताया, क्योंकि ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होती है, जितनी फोर्स आप प्रोवाइड करते हैं तो बदले में आपको उतनी फोर्स मिलती है। if the applied force exceed a certain maximum value, the body starts moving, कि जब जब ताकि उसकी मैक्सिमम वैल्यू अचीव नहीं होगी तब तक बॉडी ने मूव नहीं करना। तो जब मैक्सिमम वैल्यू अचीव हो जाएगी फ्रिक्शनल फोर्स की और आप उससे ज्यादा फोर्स देती हैं, यानी कि मैक्सिमम फ्रिक्शनल वैल्यू से आप ज्यादा फोर्स देती हैं, तब बॉडी मूव करेगी। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन अप टू विच बॉडी डज नॉट मूव इज कॉल्ड अ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो नाम है लिमिटिंग फ्रिक्शन, लेकिन रियलिटी ये क्या होता है, मैक्सिमम फ्रिक्शन जो एक सरफेस प्रोवाइड करती है बॉडी को रोकने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो नाम से आपने कंफ्यूज नहीं होना। The magnitude of limiting friction between any two bodies in contact, बार बार देखिए इन contact का वर्ड आएगा, मतलब जब बॉडीज आपस में टच में होंगे तब ये फोर्स एक्टिव होगी। is directly proportional to the normal reaction between them, और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा क्या होती है, opposite to the direction in which body is the at the verge of moving over the other। जिस डायरेक्शन में आप मूव करवाना चाहते हो उस डायरेक्शन की ऑपोजिट होगी। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये इंटरव्यू में सवाल पूछा गया है, तो ये डेफिनेशन आप सुना सकते हैं। तो कोई बता सकता है कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का यूनिट क्या होता है? यूनिट लेस होता है। और यूनिट लेस क्यों होता है? क्योंकि देखें एफ और आर ये दोनों फोर्सेस होती हैं। एफ हमारी अप्लाइड फोर्स है और आर हमारी नॉर्मल फोर्स है। तो ये दोनों क्योंकि एफ फोर्सेस है, तो इस वजह से ये फिर क्या होती है, जिसको वो आपस में कट हो, ये तो इसका यूनिट नहीं होता। हाँ जी तानिया, लिमिटिंग फ्रिक्शन वेरिएबल होती है, कि मतलब अगर आपने छोटी सी बॉल है उसको आपने मूव करवाना है, तो उस केस में आपके लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन वैल्यू कुछ और होगी। एक बड़े ब्लॉक है उसको अगर आपने मूव कर दो तब आपको जो ज़ाहिर आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, तो ज़ाहिर उस केस में लिमिटिंग फ्रिक्शन वो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा होती है। क्योंकि छोटा सा ब्लॉक है, छोटा सा मैस है, उसको आप आसानी से मूव करवा सकती हैं, उस केस में आपको पोजीशन ज्यादा नहीं मिलती, तो इसलिए ये एक वेरिएबल है। इट हैज नो यूनिट। वैल्यू ऑफ म्यू, म्यू का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, डिपेंड्स ऑन द मटेरियल एंड नेचर ऑफ द सरफेस इन कांटेक्ट। तो यानी कि ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, जो ये जो म्यू है ना, ये जो आपको फार्मूले में नजर आ रहा है, एफ इज इक्वल टू म्यू एस। तो ये जो म्यू है ना, तो ये क्या होती है, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, सरफेस की प्रॉपर्टी होती है। ये किस पे डिपेंड करती है, मटेरियल पे और नेचर ऑफ द सरफेस पे डिपेंड करती है। Value of mu does not depend upon the apparent area of the contact। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि ये वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल, तो इसलिए एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि ये मटेरियल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन से रिलेटेड कोई आपके सवाल हो तो पूछते हैं। तो आप देखिए जब आपने लिमिटिंग वैल्यू अचीव हो गई तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने बॉडी को मूव करवाना। और एक और बात मेरे माइंड में याद आ गया है कि लास्ट चैप्टर था हमारा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, तो इसका क्विज फ्राइडे को रखना है या संडे को? न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का क्विज संडे को रखना है या फ्राइडे को रखना है? अभी बात माइंड में आई है। और सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन सिर्फ एक स्टूडेंट ने भेजे थे, आसिफ ने, और वो डिस्कस हो चुकी है। किसी और स्टूडेंट ने सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन नहीं भेजे, तो वो फिर ज़ाहिर है वो डिस्कस नहीं हो गए। तो अब मैंने सर्कुलर मोशन के जो क्वेश्चन है वो मैंने एक्सेप्ट नहीं करने,
क्योंकि आप स्टूडेंट ने वो पूछे नहीं है, बार बार टाइम लाइन आपको दिए जाने के बावजूद किसी ने इंटरेस्ट शो ही नहीं किया, तो आप किसी स्टूडेंट के सवाल एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। लेकिन जो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन हैं वो आप पूछ सकती हैं। वो आप क्वेश्चन फाइल आप भेज दें तो 1-2 दिन के अंदर अंदर, तो वो भी डिस्कशन हो जाएगा। अगर नहीं भेजेंगे क्विज होने तक तो फिर उसके भी सवाल एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। सवाल नहीं भेजेंगे, आपकी इंटरव्यू की तैयारी खराब हो जाएगी। फिर मेरे पे कोई वो ब्लेम हमारे पे आप ना कीजिएगा। डिवाइडेड ओपिनियन आ रहा है तो फिर इस पर वोटिंग करवा लेंगे, वोटिंग करवा लेंगे, क्योंकि ऐसे डिसाइड नहीं होना। अब देखिए, जब आपने लिमिटिंग फ्रिक्शन अचीव होगी तो, लेकिन आप अपनी जिद पे अड़े हैं कि आपने बोला है कि मैंने बॉडी को मूव करवाना है, तो आपकी ज्यादा फोर्स दे दी तो आपने बॉडी ने मूव करना शुरू कर दिया। तो जब बॉडी ने मूव किया तो स्टैटिक फ्रिक्शन का रोल खत्म हो गया। अब एक्टिव होगी काइनेटिक फ्रिक्शन या डायनामिक फ्रिक्शन। If the applied force is increased further and sets the body in motion, the friction opposing the motion is called kinetic friction. अब आपके पास एक नई फ्रिक्शन आ गई है जिसको हम बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। नाम क्या है? मोशन वाली फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द नॉर्मल रिएक्शन। तो ये भी किस पे डिपेंड करती है? नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करती है, क्योंकि न्यू के एक कांस्टेंट है जो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, तो इसलिए ये डिपेंड किस पे करती है? नॉर्मल रिएक्शन आर पे। ये एमसीक्यू पेपर में आया हुआ है। काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होती है। कॉमन सेंस है कि जाहिर है कि जब हमने मोशन करनी है, आपने देखा भी होगा कि एक बॉडी जब वो कोई ब्लॉक है वो मूव नहीं कर रहा, तो तब आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। लेकिन जब एक दफा मूव करना चीज शुरू कर देती है ना, तो फिर आपको जो फोर्स लगानी वो उसकी वो मतलब अब फिर आपको कम फोर्स लगानी पड़ती है, फिर भी वो मूव करना शुरू कर देता है। जैसे गाड़ी है, आप धक्का लगा रहे गाड़ी अभी चली नहीं है, लेकिन जैसे गाड़ी चलना शुरू कर देती है फिर आपको फोर्स कम फोर्स से वो गाड़ी फिर आगे चलना शुरू कर देती है। नताशा, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, और स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब है एनी वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन। क्लियर है? लिमिटिंग फ्रिक्शन ही को स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे, लेकिन कौन सी ये लिमिटिंग फ्रिक्शन कौन सी होती है? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन कांस्टेंट नहीं होती, वेरिएबल होती। जैसे मैंने एग्जांपल आपको दी थी फहीमुल्ला, एक छोटा सा ब्लॉक है, छोटा सा मैस है, उसको आपने मूव करवाना है तो आप आसानी से मूव करवा सकती हैं, क्योंकि उस केस में लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कम है। एक भारी मैस है, उस केस में आपने लिमिटिंग फ्रिक्शन को मूव करवाना है तो तब आपको ज्यादा वो फोर्स लगानी पड़ती है। तो इसका मतलब है वहां पर लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि पार्टी ने तभी मूव करना है फहीमुल्ला जब आपकी अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाती है। नताशा, लिमिटिंग फ्रिक्शन को मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। नाम कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने वो रख दी है, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होती है और ये कांस्टेंट नहीं होता, क्योंकि ये डिपेंड किस पे करता है? नॉर्मल रिएक्शन आर पे। क्लियर है? फिर तो ये भी हाँ जी, ये स्टैटिक ही होती है नताशा। लिमिटिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन ही होती है, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहती है। तानिया भी हो नहीं सकती, ये ही होती है। मिनिमम स्टैटिक फ्रिक्शन ही होती है, बी नहीं होती। ताशिया, डिफरेंट टर्म्स ये हैं कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, उसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। शुरू में अब जैसे मैंने एग्जांपल दी, आपने 5 न्यूटन के फोर्स लगाए, बदले में आपको 5 न्यूटन की फोर्स मिल गई। आपने 10 न्यूटन की फोर्स लगा दी, बदले में आपको 10 न्यूटन की फोर्स लगा दी। तो स्टैटिक फ्रिक्शन एनी वैल्यू हो, कोई भी वैल्यू हो सकती है। लेकिन जो
लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो एक मैक्सिमम वैल्यू है, उस मैक्सिमम वैल्यू को सिर्फ आप लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलेंगे, लेकिन जो स्टैटिक फ्रिक्शन उसको आप हाँ जी फजील, आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि ये इस फोर्स से ज्यादा फोर्स आप अप्लाई करेंगे तब बॉडी ने मूव करना, अदरवाइज बॉडी ने मूव नहीं करना। क्लियर है सबको अभी तक की बातें? ताशा आपको क्लियर है? एक्सक्यूज मी सर। सर मैं पूछ रही हूँ, ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन आप बता रहे हैं कि ये कोई भी वैल्यू हो सकती है, और लिमिटिंग फ्रिक्शन आप बता रहे हैं कि ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि डिफरेंस क्या है। दोनों ही तो वेरिएबल हुई, तो फिर क्या डिफरेंस है इसमें? देखिए, एक जो हद है ना मोशन करने की, स्टैटिक फ्रिक्शन तब तक एक्टिव रहना जब तक बॉडी ने मूव नहीं करना, ठीक है? तो हम्म। एक लिमिट है, उस लिमिट के बाद बॉडी ने मूव करना शुरू कर देना है। ये जाहिर की जो फ्रिक्शनल फोर्स आपको स्टैटिक फ्रिक्शन आपको मिल रही है, उसकी एक लिमिट है या नहीं है? ठीक है। तो उस लिमिट को हमने नाम दे दिया लिमिट फ्रिक्शन, ताकि डिफरेंशिएट करने के लिए कि अगर आपने ये बड़ा ब्लॉक है, अगर आपने इसको मूव करवाना है तो आपको कितनी अप्लाइड फोर्स फर्स्ट टाइम में आपको दें कि ये बॉडी मूव करना शुरू कर दे, यानी कि आपका टाइम वेस्ट ना हो कि आप ये थोड़ी थोड़ी फोर्स दे रही हैं, ब्लॉक मूव नहीं कर रहे। तो जब आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन का पता होगा तो आपको पता होगा कि ये वाला ब्लॉक है, इसकी लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू इतनी है, तो मुझे इससे ज्यादा मैंने वो मतलब फोर्स देनी है, तो पहले अटेम्प्ट में ये बॉडी फिर मूव करना शुरू कर देगी। आप क्लियर है? म, मतलब हम ये कह सकते हैं कि बोथ आर द सेम टर्म्स, हाँ लेकिन जी, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू का डिफरेंट नेम है, ऐसे? हाँ जी, ऐसे ही है। यानी कि वर्ड है ना मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, इसमें 3 वर्ड आते हैं। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, तो उसको आसान बनाने के लिए 3 वर्ड की अब हम्म। उसने नाम दे दिया लिमिटिंग फ्रिक्शन का। ठीक है, थैंक यू सर। तो अब बात हम कर रहे थे काइनेटिक फ्रिक्शन की। कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। जब काइनेटिक फ्रिक्शन ही लेस देन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन, फिर उसका जो कोएफिशिएंट है काइनेटिक फ्रिक्शन का वो भी क्या होगा, वो भी लेस देन होगा स्टैटिक फ्रिक्शन के कोएफिशिएंट से। Thus we require more force to start a motion. मोशन को स्टार्ट करने के लिए हमें ज्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होती है देन टू मेंटेन इट्स अगेंस्ट फ्रिक्शन। मोशन जब हो जाती है तो फिर हमें फोर्स कम चाहिए होती है बॉडी को मूव करवाने के लिए, लेकिन मोशन को स्टार्ट करने के लिए आपको ज्यादा फोर्स चाहिए होती है। तो यहाँ से एक मोटिवेशन भी अल्लाह ने आपको दी हुई है कि कोई भी जब आप अपना कैरियर स्टार्ट करती हैं तो कैरियर का स्टार्ट करना बड़ा डिफिकल्ट होता है, मोशन स्टार्ट करना बड़ा डिफिकल्ट होता है, बड़ी फोर्स चाहिए होती है। कैरियर का स्टार्ट वो करने के लिए आपको ज्यादा मेहनत की फोर्स, वो ज्यादा मेहनत की जरूरत होती है। लेकिन जब आपका कैरियर स्टार्ट हो जाता है तो फिर आपको मेहनत कम वो करना पड़ती है। जैसे जब आपकी मोशन स्टार्ट हो जाती है, हरकत में आ जाती है, कैरियर स्टार्ट हो जाता है, तो आपको कम फोर्स की जरूरत होती है अपनी सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए। इसी तरह जब आपका कैरियर स्टार्ट हो जाता है फिर आप कम भी मेहनत करें तब भी आपका जो कैरियर है वो आगे बढ़ता चला जाएगा। बस जो कैरियर का स्टार्ट है यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत होती है, यानी कि अगर आप जो गवर्नमेंट जॉब है इसको हासिल करने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। जब आपने हासिल कर ली तो फिर जाहिर है कि गवर्नमेंट जॉब की मुश्किल नहीं है पाकिस्तान में, फिर आपकी जिंदगी आसान हो जाती है, वर्कलोड खत्म हो जाता है, आपकी मर्जी आप पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, फिर आप पे खुद आप पे आ जाता है कि आपने हक लाल करके खाना या नहीं खाना। तो यानी कि ये अल्लाह ताला की हमें वो दर्श भी साथ साथ यहाँ पे अल्लाह ने दिया होगा है। दिस इज बिकॉज once the motion starts actually inertia of rest has been overcome। क्योंकि जब रेस्ट पे थी तो एक फ्रिक्शन भी अपोज कर रहा था और इस बॉडी का inertia of rest भी वो अपोज कर रहा था। Also when motion has actually started, irregularities of one's surface have little time to get locked। तो अब उसके पास टाइम कम है उस बॉडी को पकड़ने के लिए। जो रफनेस होती है सरफेस की, पहले क्या था, बॉडी अब इमोशन स्टार्ट नहीं हुई
तो जो बॉडी की जो सरफेस की जो रफनेस है उसने जकड़ के रखा हुआ था। तो जब बॉडी मूव करना शुरू कर देती है तो अब आपको पता है कि हम पहिया यूज करती हैं, रोलिंग फ्रिक्शन वहां पर आ जाती है, तो फ्रिक्शन मिनिमाइज हो जाती है। तो वो क्या करती है, अब उसके पास लिटिल टाइम है लॉक करने के लिए बॉडी को, तो इसलिए काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कम होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा होती है। अगर आप इंटरव्यू में पूछ लें कि जी काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कम क्यों होती है, तो आप ये आंसर दे सकती हैं कि जब मोशन स्टार्ट हो जाती है तो जो इरेगुलरिटीज ऑफ वन सरफेस होती है उनके पास लिटिल टाइम होता है कि दूसरी पार्टी को लॉक करने के लिए। फहीमुल्ला, आप चीजों को मिक्स ना करें। नर्सिया का ताल्लुक हो बॉडी के मैथ के साथ है, तो जब बॉडी रेस्ट पे होती है तब उसके पास उतना ही मैथ होता है, जब बॉडी मूव कर रही होती है तब उसके पास उतना ही मैथ होता है। तो ये मैथ की प्रॉपर्टी होती है। तो ये मैथ से जब आपका चेंज नहीं होना तो नर्सिया भी आपका चेंज नहीं होगा। Kinetic friction does not depend upon the velocity of the body. अब देखिए काइनेटिक फ्रिक्शन वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि अभी हम सड़क पे चल रही हैं, जमीन पे चल रहे हैं, सरफेस के ऊपर चल रहे हैं। तो जितनी मर्जी आपकी वेलोसिटी हो, काइनेटिक फ्रिक्शन के वो क्या करे उस पर डिपेंड नहीं कर। ये नहीं होगा कि आपकी स्पीड ज्यादा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन आपको ज्यादा मिलेगी, आपकी स्पीड कम है तो काइनेटिक फ्रिक्शन आपको कम मिलेगी। ये ड्रैग फोर्स के केस में होता है कि जैसे आपने स्पीड बढ़ाई तो ड्रैग फोर्स ज्यादा होगी, जैसे आपने स्पीड कम की तो ड्रैग फोर्स भी कम होगी। लेकिन चूंकि अभी हम पढ़ रहे हैं फ्रिक्शन का, तो फ्रिक्शन वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती। टाइप्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, लेस देन 1 मिनट है तो 9:25 पर आपका सेकंड सेशन स्टार्ट होगा, ठीक है? 9:25 पे। वही मतलब आपको क्लियर है? सेकंड क्लास 9:25 पे होगी, क्योंकि 10 मिनट का गैप आता है ड्यू टू जूम पॉलिसीज।